हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास के पन्नों पर आपको बता दें कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। क्यों है भाई? क्योंकि यही वो है जिसमें बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन मिलता है देखने को। क्या हुआ देखो यार, उस समय की बात है इतिहास में जब हम आजादी के बिल्कुल करीब आ रहे थे, है ना। अब करीब आ रहे थे तो हर व्यक्ति आजादी चाह रहा था, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भारतीय हो, वो चाह रहा था कि हमें मिले आजादी। तो हर व्यक्ति आजादी के लिए प्रयत्नशील था अपने अपने अलग अलग विचारों के द्वारा। गांधी जी ने बहुत कोशिश करी, हर प्रकार से वो भी काम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरा युवा वर्ग भी था जो आजादी के लिए मर मिटने तक को तैयार था। और यहां हम जो बात करने वाले हैं उन्हीं युवाओं की बात करने वाले हैं जिनको क्रांतिकारी कहा गया। अगर आजादी मिली है तो गांधी जी के प्रयासों की जितनी भूमिका है उससे कहीं ज्यादा या उतनी तो एटलीस्ट किसकी, क्रांतिकारियों की भी भूमिका रही है आजादी में। सो हम यहां इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। दोस्तों क्या हुआ, आपको मैं एक प्रोस्पेक्ट दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्रांतिकारी जो विचारधारा है वो विचारधारा कहीं भारत में डायरेक्ट नहीं उपजी, विचारधारा, है ना। सो ये जो विचारधारा है क्रांति की, ये क्रांति की विचारधारा भी भारत में यूरोप से ही आई थी। कहां से आई थी? यूरोप से ही आई थी, क्योंकि यूरोप में क्रांतियां पहले हो चुकी थी। भाई हमारे यहां तो पहली बड़ी क्रांति 1857 की होती है, लेकिन यूरोप में अलग अलग देशों में, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो या फिर गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन की कहला लो, अमेरिकी क्रांति कह दो, तो ये सारी की सारी क्रांतियां हो वो कहां से, यूरोप में हो रही थी। अमेरिका में अमेरिकी क्रांति थी, है ना। तो यहां से ही अलग अलग विचारधाराएं, जिसमें शुरुआत में उदारवादी विचारधारा जो थी, ये जो कांग्रेसी लेके आए थे, ये भी यूरोप की थी। उसके बाद उग्रवादी विचारधारा, कौन सी? उग्रवादी विचारधारा भी यूरोप की आई। और फिर यहां जो हम क्रांतिकारी विचारधारा की बात कर रहे हैं वो क्रांतिकारी विचारधारा भी यूरोप की है। कैसे आई, क्या हुआ? देखो यार, ये हर विचारधारा हर देश के विकास में सहयोगी रही है। तो वही चीज हुई, गांधी जी आए, हमने गांधी जी के प्रोस्पेक्ट को देख लिया, आजादी भी करवा ली, सारी वीडियोस पे आपने देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस विचारधारा पे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां जो नौजवान है, जो युवा वर्ग है, वो इसके महत्व को समझे। भाई हुआ ये कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, फरवरी 1922 तक होता है। लेकिन इस कारण से, अब गांधी जी की विचारधारा तो अहिंसावादी थी, वो हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नौजवानों ने कहा कि अहिंसावादी विचारधारा से भी कुछ हुआ तो है नहीं, आप अपने हिसाब से फैसला ले लिए और लोगों का मन यहां खराब हो गया। केवल युवाओं का नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने गांधीवादी विचारधारा को त्याग दिया कि भैया ये बातें करने में बस अच्छी हैं, इससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, ठीक है। और आखिर में भी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी, भाई भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या हुआ कि हिंसा हुई, है ना, और हमें आजादी तो हिंसा के माध्यम से ही मिली। तो भाई साहब यहां पे क्रांतिकारियों ने एक अलग, जो युवा हैं, युवाओं ने अलग नेतृत्व, हिंसा का मार्ग भी अपनाया। हालांकि गांधी जी का भी एक कोट था कि कौन सा, कायरता और हिंसा में से अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को ही चुनूंगा, है ना। सो यहां क्रांतिकारी लोग क्या कर रहे हैं, हिंसा के बल पे अंग्रेजों को भगाना चाह रहे हैं। तो यहां कहीं गलत नहीं है, ठीक है। कुछ जगहों पे आतंकवादी शब्द आता है क्योंकि आतंक फैलाना अलग चीज है, ठीक है। क्रांति के लिए हिंसा, खुद के प्राण न्यौछावर कर देना, क्योंकि वैसे भी अंग्रेज मार तो रही थे, तो हम कम से कम मार के तो मरे, गलत नहीं है ये। लेकिन किसी किसी केस में इसको आप गलत मत ले लीजिएगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, टीचर होके भी आप ऐसा बोल रहे हैं कि लड़ाई करना भी अच्छा है, लेकिन लड़ाई किस प्रोस्पेक्ट से किया जा रहा है वो देखिए आप। उस समय की, आज नहीं बोल रहा मैं कि हिंसा करते फिरो, लेकिन आजादी के लिए इन लोगों ने अपने बलिदान दिया है, तो भैया उसकी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन। आए ये आंदोलन भैया, ये फरवरी 1922 में वापस ले लेते हैं बिना किसी चर्चा विचार विमर्श के। कौन? गांधी जी। इस असफलता के कारण देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी को। अब यही नेतृत्व करता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया, अब लोग क्या करें?
और कोई फायदा हुआ नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में क्षमतावान, जिनमें क्षमता है, ऐसे राष्ट्रवादी युवाओं का यह मोह भंग हो गया कि गांधी जी के पथ से भी आजादी मिल सकती। गांधी जी के नेतृत्व में और अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से वो सभी असंतुष्ट हो गए। कौन? बहुत सारे युवा। और बस उस समय का यूरोप में, चाहे वो रूस ले लो, भारत मतलब एशिया का चाइना ले लो, आयरलैंड ले लो, यूरोप का टर्की ले लो, मिस्र ले लो, हर देश में दुनिया के क्या हो रहा है? क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं और विद्रोह चल रहे हैं या चल चुके हैं। सो इन सारी चीजों से, इन विद्रोह और क्रांति से अनुप्रमाणित होकर हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को क्या करना है? उखाड़ के फेंक देना है। यह प्रयास किसका रहा? इन नौजवानों का रहा। और इसी विचारधारा को क्या कहा गया? क्रांतिकारी विचारधारा। असहयोग आंदोलन के सफल होने से, असफल होने से, याद रखिएगा इधर, असफल होने से उग्रता, उग्रवाद जो चल रहा था, कांग्रेस की एक विचारधारा थी, उग्र गरम दल के लोग, है ना, वो बस अहिंसा के रूप में काम कर रहे थे। ये लोगों ने उग्रवादी में हिंसा का प्रयोग करना चालू कर दिया। किसने? किसने? क्रांतिकारियों ने। तो भैया पहले के समय में युगांतर एक संस्था बनाई थी, अनुशीलन समिति, ये भैया 1902-1905 की है, बंगाल में, है ना। सो ये पुरानी क्रांतिकारी जो समितियां थी, ये फिर से प्रादुर्भाव होने लग, फिर से आने लग गई, लोग बाग इनमें ज्वाइन होने लग गए और क्रांति का मार्ग अपनाने लगे। ये तो पुरानी है, लेकिन नए नए लोग, नए नए क्रांतिकारी भी क्या करने लगे? उत्साही और निराश असहयोगियों के समूहों के द्वारा यहां पे नए क्रांतिकारी और नए संगठनों की स्थापना की गई। किसके द्वारा? नए नए नौजवानों के द्वारा। यह संगठन जो थे उस समय संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, ऐसी ऐसी जगहों पर इन केंद्रों पर बनाए जा रहे थे। कौन? यह संगठन, क्रांतिकारी संगठन। और मुख्य बात इसमें यह है कि यह समझा गया कि एक अखिल भारतीय संगठन, जैसे कांग्रेस का अखिल भारतीय संगठन है, वैसे ही इन क्रांतिकारी संगठनों के भी अखिल भारतीय संगठन होने चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों में तालमेल अगर अच्छा बनेगा तो हमें परिणाम भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए नई नई संस्थाएं बनाई गई, क्रांतिकारी दल बनाए गए। उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद की हम बात कर रहे हैं। पहले चरण की बात हम अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो भैया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA इसको कहा जाता है। 1924 में इसको बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? कानपुर में बनाया जाएगा। तो देख लेते हैं भैया, अब यहां पे 1924 में स्थापना कानपुर में होगी और संस्थापक सदस्य जो थे वो थे आपके सचिंद्र नाथ सान्याल। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सीधा, किसने स्थापना करी? सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चैटर्जी। ठीक है भैया, अक्टूबर 1924 में सभी क्रांतिकारी दलों का कानपुर में क्या हुआ? एक सम्मेलन बुलाया गया। इसी सम्मेलन में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चैटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल का तो नाम सुना ही होगा भैया आपने। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष हैं, इनके द्वारा एक योजना को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, सो ये पुराने क्रांतिकारी लोग थे। इनके अलावा भगत सिंह, शिव शर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शेखर आजाद। कौन से शेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद। ये सभी युवा क्रांतिकारी थे। इन सभी लोगों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया कानपुर के। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप 1924 में ही भारत गणतंत्र समिति या सेना का जन्म हुआ। कहां? कानपुर में। और इसने बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मद्रास, इन सभी प्रांतों में इनकी शाखाएं खोली गई। तो पूरे भारत से नए नए युवा वर्ग के लोग क्रांति की उम्मीद में आजादी दिलाने के लिए क्या है? आजादी को चली बढ़ाने इंकलाब की टोलियां। ठीक है, सो भैया इस दल ने बहुत ही प्रमुख आदर्श दिए। 3 क्या दिए भैया? कि भारतीय जनता में जो गांधी जी की अहिंसावादी नीति है, उस नीति की कोई भी सार्थकता तो नहीं है, निरर्थकता है। पूरी स्वतंत्रता हमें अगर प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करनी पड़ेगी और क्रांति की तो बिल्कुल फुल आवश्यकता है, ऐसा इन्होंने कहा। तीसरा जो था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर
समाजवादी विचारधारा यहां पे होनी चाहिए, सभी लोगों का समान यहां पे क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए और गणतंत्र की स्थापना होना चाहिए। उन्होंने इस कार्यों के लिए, इन कार्यों के लिए भाई प्रचार प्रसार करना है, सारी चीजें करनी है, उखाड़ के फेंकना है अंग्रेजों को, तो भैया हर चीज चाहिए, इसके लिए लगेगा पैसा। क्या लगेगा? पैसा। तो धन एकत्रित करने के लिए निजी व्यक्तियों को नहीं लूटना है। किसको? निजी लोगों को नहीं लूटना। हम डकैत नहीं है भैया, है ना, जो किसी के घर में घुस के लूटपाट कर ले। हमें किसको लूट रहे हैं? जिनको हमें कमजोर बनाना है, और कमजोर बनाना है सरकार को। सरकार कौन है उस समय? अंग्रेज। सो अंग्रेजों को लूटो भैया, अंग्रेजों के कोसों को अपना निशाना बनाओ। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक कार्ड योजना को अंजाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काकोरी कांड के बारे में, ठीक है। तो अभी लगभग साल भर बाद 100वीं जयंती है किसकी? काकोरी कांड की। कब हुई है? 9 अगस्त को 1925 में ये अंजाम होती है काकोरी कांड। क्या था ये काकोरी कांड? तो आपको बता दें कि जो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनके क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जो रूट है, ट्रेन रूट है, उस ट्रेन रूट पर क्या करना था? काकोरी गांव का नाम था। देखो यार, बड़े बड़े अगर जो स्टेशन है, बड़े स्टेशन पे लूटपाट करेंगे हम, तो भैया वहां तो क्या होगा कि सुरक्षा ज्यादा होगी, तो हमें छोटी जगह पे ऐसे अंजाम देना। जो काकोरी गांव में क्या है, ये लूट को अंजाम देना था। मालगाड़ी जो थी उसका नाम था 8 डाउन, है ना। 8 डाउन गाड़ी को इन्होंने लूट लिया, जिसमें अंग्रेजों का कोष रखा था, सरकारी कोष रखा था, कुछ हथियार रखे थे। तो इसके कारण अब भैया जब अफरा तफरी मच गई कि यार सरकार को लूट लिया लोगों ने, तो 29 क्रांतिकारियों को, पूरे भारत में धरपकड़ चालू हुई, तो 29 क्रांतिकारियों को इसमें गिरफ्तार करा गया और काकोरी षड्यंत्र कांड पर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 29 लोगों में से 17 लोगों को लंबी लंबी सजाएं दे दी, 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया। तो कितने हो गए? 17 4 21, और 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। कौन थे वो 4 क्रांतिकारी? इनका प्लान था राम प्रसाद बिस्मिल जी का, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां साहब, ये पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं, सबसे छोटी उम्र में इनको फांसी हुई है ना। रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में पड़ता है, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी पर लटका दिया गया। और खुशी खुशी लटके भाई, ऐसा नहीं कि कोई गम हो, बोले किया तो किसके लिए है? देश के लिए किया है, तो ये जान निछावर देश के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हुई हैं। इस काकोरी कांड के अभियोग में जनता ने बहुत ज्यादा सहानुभूति का प्रदर्शन किया और विधान परिषद में ये प्रस्ताव भी लाए गए कि भैया इनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसके नेता जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, भैया इनकी ही पूरी प्लानिंग थी और प्लानिंग सक्सेसफुल रही थी। इन्होंने बोला कि मैं अंग्रेजी राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, और प्रसन्नता पूर्वक वो फांसी पर लटक गए, ठीक है। रोशन लाल ने वंदे मातरम गाते हुए फांसी पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो ऐसे महान सपूत रहे हैं भैया, क्रांतिकारी लोग रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के पतन के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब भैया एचआरए तो हो गया खत्म, क्योंकि इसके सारे प्रमुख लोगों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, लंबी लंबी सजाएं दे दी गई, आजीवन कारावास दे दिया। एक ही व्यक्ति बच गया जो आजाद है और आजाद ही रहेगा। कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद साहब आजाद रहते हैं, इन्हें नहीं पकड़ पाती है पुलिस, तो इनने फिर क्या किया? एचआरए को रीडेवलप किया कुछ समय बाद और बनाया एचएसआरए। आरए तो था ही, एचआरए था, एस जोड़ दिया इसमें। क्या जोड़ दिया? सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में ये बनाई जाने वाली संस्था थी। इसमें जो नौजवान युवक बचे थे, क्रांतिकारी बचे थे, उनको भी समर्थन प्राप्त हुआ। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई 10 सितंबर 1928 को। कब बनाई गई? 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो अब अरुण जेटली मैदान कहलाने लग गया है। सो संस्थापक कौन है इनके? चंद्रशेखर आजाद। और काकोरी कांड से इन लोगों को, चूंकि कहीं ना कहीं सभी लोग चले गए थे, है ना, सो बहुत ज्यादा धक्का लगा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। और बस बाकी नेताओं को
दमन कर करके परेशान कर दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लगभग खत्म हो गई थी, ठीक है, कुछ नहीं बचा था। तो बस नौजवान जितने भी लोग थे क्रांतिकारी, उन्होंने इसके फिर से मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया। और क्या किया? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 10 सितंबर को 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना करी। इसमें क्या किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी गणतंत्र पार्टी, है ना, समाजवादी गणतंत्र राज्य जो हमें बनाना है, इसकी प्रमुखता से इसमें उद्देश्य रखा गया HSRA में। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि भैया क्या हुआ था? देखो यार, ये बात कर रहे हैं हम सितंबर 1928 की, और फरवरी 1928 में बंबई में आता है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में होता है। इसी श्रृंखला में अक्टूबर में, कब भैया? अक्टूबर 1928 में पंजाब में क्या होता है? साइमन कमीशन आता है, और यहां विरोध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला जी। तो लाला लाजपत राय पे जो प्रहार किए गए, उसके कारण हो जाती है मृत्यु उनकी। और ये लोग पंजाब से ही बिलोंग कर रहे थे भैया, भगत सिंह, सुखदेव इत्यादि लोग। इन्हें बड़ा धक्का लगा कि हमारे गुरु को मार दिया गया। किसने मारा? अंग्रेजों ने। और ये ऑर्डर किसने दिया था लाठीचार्ज का? सैंडर्स ने। उसको तो नहीं छोड़ेंगे भाई। तो बस आते ही बूम, क्या होगा? यही होगा, ठीक है। सो इसमें सभी लोग क्या कर रहे थे? ये चूंकि लोकतांत्रिक संगठन बनाया था, सभी लोग बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हुआ कर रहे थे। और अन्य नेताओं में कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश से थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। पंजाब से भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव, है ना। तो बस ये सभी लोगों ने क्या किया? अब कुछ तो करना है, सैंडर्स की हत्या, ठीक है। सैंडर्स कौन था भैया? ये जनरल हुआ करता था, अंग्रेज पुलिस अधिकारी, ठीक है। सो इसने क्या किया? पहला क्रांतिकारी कार्य, याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का पहला क्रांतिकारी कार्य क्या था? जो पुलिस अधीक्षक थे, सहायक पुलिस अधीक्षक, कहां के? पंजाब के, पंजाब में लाहौर के, सॉरी, ठीक है। सो सैंडर्स की हत्या करना इनका पहला काम बन गया था, पहला उद्देश्य, ठीक है। अक्टूबर 1928 पंजाब क्रांतिकारी में चंद्रशेखर के नेतृत्व में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोधी अभियान शुरू किया गया, और इसमें लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, और घातक रूप से वो घायल हो गए, और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है नवंबर में। तो बस दिसंबर में अपन सैंडर्स को मानेंगे, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। सो बस सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने, तीनों ने मिलकर मारा। किसको? सैंडर्स को। अच्छा हुआ, है ना। इस हत्याकांड के बाद ये लोग तो निकल लिए, फरार हो गए। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मासूम जनता है उन पर प्रहार करना चालू किया। देखो, कमजोर लोग यही करते हैं, कमजोरों को सताते हैं, है ना। तो भैया जनता बड़ी प्रताड़ित करने लग गए। इसके कारण इन लोगों को लगा कि यार देखो, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है जनता के साथ, क्योंकि ये तो हमारी रक्षक है, और इन गरीब जनता पे, असहाय जनता पे ही अंग्रेज ऐसे गलत कर रहे हैं। तो उनसे साथ गलत ना हो, इसके लिए इन लोगों ने फिर एक और प्लानिंग करी कि हम क्या कर सकते हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करवा देते हैं अपने में से, और ताकि वो जनता को तो परेशान ना करें अंग्रेज हमारे चक्कर में। सोच रहे हो आप, देख रहे हो कि भैया वो छोटे लोग क्रांतिकारी लोग हैं, युवा लोग हैं, बहुत बड़े नहीं है, एज भी बहुत ऐसी नहीं है कि भैया बहुत वरिष्ठ क्रांतिकारी हो, बिल्कुल युवा क्रांतिकारी हैं। इन्हें पूरे लोगों की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है कि भाई हमारी गलती के कारण वो भारत की जनता को परेशान कर रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। सो इन लोगों ने एक और प्लान बनाया। वो प्लान क्या था? क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड। और यही वो कांड था जब गिरफ्तारी करवाई भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। हालांकि फिर हुआ कुछ ऐसा कि लाहौर षड्यंत्र जो होता है, लाहौर कांड, रेलवे वाला, है ना, सैंडर्स की हत्या, तो इसमें क्या हो जाता है कि सारे लोग और जो जुड़े क्रांतिकारी लोग हैं इससे, सबको गिरफ्तार किया जाता है। और बाद में देखो यार, बम फोड़ा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली में। क्यों फोड़ा था? क्योंकि सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाए, वहां पंजाब में लोगों को प्रताड़ित ना करे अंग्रेज सबका, है ना। किसी की भी हत्या नहीं करी है, बम फोड़ दिए और पर्चे बगाड़ दिए। पर्चे में क्या लिखा था कि भैया जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत है।
क्यों है तेज आवाज की जरूरत? क्योंकि ऐसा हो रहा था, यूरोप में भी यही बताया गया था कि भाई साहब ये जो बहरे लोग होते हैं ये तेज आवाज से ही सुनते हैं, राजनीतिक लोग टाइप के। तो यूरोप के ही लोग थे ये, तो उन्हें सुनाना पड़ा ऐसा, है ना। चलो, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो है उसको हम देख लेते हैं। ये अप्रैल 1929 की बात है भाई। दिसंबर 1928 में आपने सैंडर्स को मार दिया, तो अंग्रेज प्रताड़ित करने लगे लाहौर में, पंजाब में लोगों को। अब इनने कहा कि अपनी साइड ध्यान आकर्षित करवाए, पंजाब में जनता को क्यों परेशान करवाए। सो दिल्ली में इन्होंने क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों की पूरी बैठक हुई है ना। देखो बहुमत से ही काम होता था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का दिल्ली बम असेंबली में बम फेंकना एक अलग अगला महत्वपूर्ण काम था। क्या महत्वपूर्ण काम था? क्योंकि क्रांतिकारी तो चले गए सैंडर्स की हत्या करने के बाद, लेकिन पुलिस वाले निर्दोष जनता को परेशान कर रहे थे, आतंकित कर रहे थे और उनको बलि का बकरा बना रहे थे। तो इस चक्कर में क्या है, लोगों में भी निराशा उत्पन्न हो गई थी आम जनता में कि यार बताओ ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये हमें परेशान करवा देते हैं, खुद तो भग जाते हैं, है ना, जनता पे अत्याचार होने लग जाता है। तो यार ऐसा ना हो कि कल के दिन क्रांतिकारियों का सपोर्ट जनता बंद कर दे करना, तो ये तो गलत है ना। सो क्रांतिकारियों ने सोचा कि भाई हमारी गलती के लिए दूसरी जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, हम लोग में से ही बलिदान को कर सकते हैं। तो निर्दोष जनता की सहायता करने के लिए क्या किया गया, रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपने 2 सदस्यों को अपराध करने और अपराध के बाद गिरफ्तारी देने के लिए भेज दिया। और उसमें जब बहुमत था, तो हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह का नाम नहीं था, सुखदेव का नाम था, लेकिन भगत सिंह कहते कि मैं जाऊंगा, ठीक है। सो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में क्या कर देते हैं, 2 बम फेंक देते हैं, बम फोड़ देते हैं। और साथ ही कुछ पर्चे जो है खाली जगहों पे फेंकते हैं बम, है ना, कोई मरता नहीं, हताहत कोई कुछ नहीं होता, घायल भी नहीं होता, ठीक है। विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा बिल और एक व्यापार बिल जो है, ये 2 बिल पर बहस चल रही थी, उसी समय ये कांड कर देते। पर्ची में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। बहरे लोग ऐसे नहीं सुनते, ऊंची आवाज में सुनते हैं। उनकी इच्छा किसी की हत्या करने की नहीं थी, और केवल जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, फ्रांसीसी क्रांति के जो विप्लवकारी थे, उसमें क्या है, उसमें एक कथन था, क्या कथन था कि बधिरों को सुनाने के लिए अत्यधिक कोलाहल करना पड़ता है। बहरों को सुनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा आवाज करनी पड़ती है। सो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस कांड के बाद भागे नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी दी, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और सेंट्रल असेंबली बम कांड में क्या है, चूंकि कोई मरा नहीं था तो इसमें फांसी तो आप दे नहीं सकते, तो इन सबको आजीवन कारावास दिया गया। 12 जून 1929 को आजीवन कारावास का दंड इन लोगों को दिया गया। लेकिन इसी समय क्या था कि लाहौर के बम कांड में क्या हुआ था, बम बनाने के कारखाने लाहौर में मिल गए और सरकार की जानकारी उसकी हो गई, सरकार को उसकी जानकारी हो गई। तो वहां पे क्रांतिकारी जो बम बनाने वाले लोग थे और सारा ये सभी लोगों को क्या किया, पकड़ लिया गया। पकड़ लिया गया तो बम कांड हुआ था कहां, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लाहौर पे ये मिला है। लाहौर में क्या है, लाहौर षड्यंत्र हुआ था, सैंडर्स की हत्या हुई थी। तो वो कनेक्शन जो है पुलिस ने जोड़ लिए और जितने लोगों को पकड़ा उन सभी लोगों को क्या है, इसमें भगत सिंह और सुखदेव की पहचान कर ली गई। तो इन लोगों को क्या है, फांसी की सजा दी जाएगी, ठीक है। तो सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह की भूमिका के कारण सरकार ने इस कांड को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड इसको बोला जाता है। इसमें 15 और क्रांतिकारियों के साथ जोड़ा और षड्यंत्र केस चलाया, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को महान क्रांतिकारियों में से एक है आज भी, बिल्कुल। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। याद रखिएगा कि भैया उसी समय गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, हमने डिस्कस किया था गोलमेज सम्मेलन के समय, है ना, सभी नए अवज्ञा आंदोलन जब कर रहे थे। तो गांधी इरविन समझौता में ये मार्च में ही हुआ था, मेरे ख्याल से 5 मार्च के दिन हुआ था 1931 में। इनकी फांसी की सजा रुकवा सकते थे गांधी जी। पूरी जनता क्रोधित हो गई गांधी जी से कि तुम किसी काम के नहीं हो, बस अपना फायदा करने के चक्कर में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे, इन क्रांतिकारियों को भी छुड़वा सकते थे, प्रेशराइज तो कर सकते थे एटलीस्ट। गांधी जी ने तो चर्चा भी नहीं करी, ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा। तो यहां ये मतभेद की बात आती है, उसी समय की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र पर मुकदमा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो भाई साहब 1929 में
ये मुकदमा होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तो गिरफ्तार हो ही गए थे, है ना। फिर सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बहुत सारे क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, वो बम कारखाना पकड़ लिया था। सो इन सभी पर लाहौर षड्यंत्र कांड जो है संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है। अब संयुक्त रूप से सब गिरफ्तार थे, जेल में ही थे, तो जेल में थे, जेल में यार अंग्रेजों के द्वारा व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, है ना? हर प्रकार से कैदी लोगों को परेशान किया जाता था। तो कैदी बंदी जीवन करके एक रचना भी है किसकी, जतिन दास की। जतिन दास उन क्रांतिकारियों में से एक थे जो भूख हड़ताल करते हैं। जेल में रहते हुए जिन सभी पे मुकदमा चल रहा था, उसमें जेल में जो दुर्व्यवहार किया जाता था उस पर क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल करी थी। और जतिन दास ने क्या किया, 64 दिनों तक भूख हड़ताल करते करते 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जतिन दास की। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर भैया बहुत सारी व्यवस्थाएं कराई गई, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। किसको, कैदियों के लिए, कि भैया कैदी हैं आपके यहाँ, सारी चीजें। तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमे का फैसला 1930 में आता है लास्ट तक, और इसमें 3 लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है और बाकी लोगों को काला पानी भेज दिया जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस में अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया गया और 3 को फांसी दे दी। और 3 के नाम आपको पता है, 23 मार्च 1931। ऐसा कहा जाता है कि 24 तारीख की बात थी कि 24 मार्च को फांसी दी जाएगी, लेकिन अंग्रेज घबरा गए कि कहीं पूरी जनता इकट्ठी होकर इनको निकाल देगी और हम पे अटैक करेगी सारी चीजें, तो इन लोग 23 तारीख को ही, एक दिन पहले ही फांसी दे देते और उनके टुकड़े करके नदी के किनारे फेंक देते। तो ये जो कार्य किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ये मानवीय कार्य तो नहीं था, ठीक है। अगेन क्या कर सकते हैं, इनकी फांसी से पहले एक और हादसा हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद साहब जो हैं, फरवरी, मेरे ख्याल से 28 फरवरी की बात है, 28 फरवरी को 1931 को अल्फ्रेड पार्क में, ये भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, चूंकि भैया अंग्रेजों की गोली तो नहीं खाऊंगा मैं, है ना, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, तो भैया क्या कर लेते हैं, शहीद हो जाते हैं अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। अब ये खबर भी बेचारे उन लोगों को भी मिल जाती है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको भी बुरा लगता है, ठीक है। फिर बाद में जो सूर्यसेन हो गए, मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध है सूर्यसेन, सो उनके साथियों को भी बंगाल में मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसके साथ जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनको फांसी या मृत्युदंड के बाद, अब बचे नहीं क्रांतिकारी, तो ये क्रांतिकारी जो आंदोलन चल रहे थे, ये क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो जाता है ना, यही था। अच्छा, क्रांतिकारी लोग जब फांसी के तख्ते पे झूल रहे थे, तो जाते जाते भी बिल्कुल बेझिझक बाघ की तरह, है ना, किसी से डरना नहीं है, सिंह हैं, सिंह ही रहेंगे, शेर हैं भाई। क्या गाते हैं, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। और फांसी पर शहीद हो जाते हैं क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी आंदोलन कैसे ना बोला जाए कि इतना महान था, कैसे ना बोला जाए, यही सारी बातें थी क्रांतिकारी आंदोलन की। इसके बाद हम सुभाष चंद्र बोस की भी बात करेंगे, INA की भी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं भूलना है हमें भारत की आज़ादी में इन महत्वपूर्ण लोगों को, क्योंकि इनका भी पूरा उतना ही सहयोग है जितना किसी दूसरे व्यक्ति का, बल्कि ज़्यादा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।